बेहद शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, आज हमारे लिए बहुत खुशी, सआदत और मुसर्रत का ये मौका है कि तमिलनाडु की सरजमीन, जो हमेशा भाईचारा, मोहब्बत और उखुवत की सरजमीन की हैसियत से आज शहनशी पर तशरीफ रखते हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मौजूदा हुक्मरां पार्टी में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और इसके साथ साथ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वक्फ बिल के हवाले से, उसमें बहुत ही प्रोएक्टिव इनका किरदार रहा है। मैं पूरे तेलंगाना और आंध्रा की तरफ से दिल खोल कर इनका इस्तकबाल करना चाहूँगा। आप सब नारे की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि तेलंगाना और आंध्रा के मुसलमानों का और सेकुलर फोर्सेस का मैसेज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के द्वारा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे कि हम शुक्रगुजार हैं आपकी सेकुलरिज्म के, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायीद की। आपके खिताब का तर्जमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह करेंगे। बसद अदब व एहतराम मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला को दावत देता हूं। Assalamu alaikum to everyone who gathered here. I am coming here as a messenger of my loving leader, my dear leader, our Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin. मैं यहाँ पर हमारे DMK के लीडर जनाब M.K. स्टालिन साहब की तरफ से उनका नुमाइंदा बनकर आज के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करने के लिए आया हूँ। Once this government announced that they are going to change the Waqf law, All India Muslim Personal Law Board Secretary Maulana Fazlur Rahman very first came to Tamil Nadu and met our Chief Minister. On that day, when he met our Chief Minister, he started to cry. My Chief Minister stood from his chair. He walked through him. He just held his shoulder and told him that, Maulana, don't cry. Stalin is with you. The whole world is opposed to you. Stalin is with you. जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि वफ़ के कानून में तरमीम की जाएगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वफद की शक्ल में DMK के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जनाब स्टालिन साहब से मुलाकात की और दौरान गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजद्दिदी जज्बाती हो गए। उनके आंख से आंसू निकल गए कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है जो हमको तकलीफ देगा। तो तमिलनाडु के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब M.K. स्टालिन साहब उठे और मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजद्दिदी के पास गए और उनको कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आपको आप दीदा होने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु की आवाम और तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन आपके साथ खड़ा रहेगा। Before I started from Chennai to come Hyderabad, he called me and he asked me to personally tell you, DMK has a solidarity not only with the minorities of Tamil Nadu but with the minorities of whole India. जब मैं हैदराबाद के लिए निकल रहा था तो मेरे लीडर और मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप हैदराबाद जाकर हैदराबाद की आवाम को पैगाम दीजिए कि स्टालिन ना सिर्फ तमिलनाडु की अक़लियतों के साथ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अक़लियतों के साथ वो खड़ा हुआ है। My dear brothers,
First of all, I want you to understand the working style of Hindutva. We should learn from them. If they want to do something, before that, what they do, that we should understand their working style. हम तमाम को ये ज़रूरी है कि हम हिंदुत्व आरएसएस जैसी ताकतों के काम करने के तरीक़ेकार को समझें ताकि हम मुस्तक़बिल में उनका सही तरीक़े से मुकाबला कर सकें. Once they decided to change the Waqf law, once they decided to take over all the properties, they have not made the law immediately. जब ये लोग कानून बनाने का इरादा किए तो फौरन कानून नहीं बनाया बल्कि उसके लिए एक टाइम दिया. First they made the perception all over the India before 2 years. पहले उन्होंने एक परसेप्शन या एक कहानी तैयार की 2 साल से वक्फ जायदादों के बारे में. I will explain you how. In Tamil Nadu, a village namely called Tirucherry. इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू की, नैरेटिव बनाना शुरू किया. तमिलनाडु में एक गांव है तिरुचेरी, उसका नाम है. In that village, there is a Inam settlement property along with the Waqf property. उस गांव में इनाम की जायदाद भी है और गवर्नमेंट की जायदाद भी है. In 1962, in that Inam settlement property, Rayadwari Pata was issued to the people who were living over there. 1962 में इनाम जायदाद में एक रैतवारी पट्टा वहां पर इशू किया गया था. After 60 years, in that 16, in between these 60 years, people were selling their property, people were buying their property, there were no problem. 60 साल से वहां की आवाम जायदाद खरीद रही भी थी और बेच रही भी थी. वहां पर कोई मसला नहीं था, कोई तनाजा नहीं था. When the registration made from manual to digitalization, the person who is sitting there put one survey number along with Waqf property and Inam settlement property, not the fabrication. The same survey number given as a input in digital. वहां पर 60 साल के बाद एक शख्स ने जब डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड का हो रहा था तो वहां पर उन्होंने एक नंबर का इस्तेमाल किया. So when people go to the registration, it shows us the Waqf property. Immediately registrar says get NOC from the Waqf. तो उस शख्स की इस हरकत की वजह से वहां पर रजिस्ट्रार ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आप वक्फ बोर्ड जाकर एनओसी लेकर आइए. This is the mistake of a person who is sitting there to change from manual to digital. We suspect he must be from RSS. ये सरासर जो गलती हुई उस ऑफिसर की या शख्स की हुई जो मैनुअल से डिजिटाइज कर रहा था. उसने ये लिख दिया वहां पर कि ये वक्फ की जायदाद है और हमको ये शक है कि वो शख्स हिंदुत्व ताकतों का एजेंट था. On the day the registration department says that get the NOC from the Waqf, medias from Kashmir to Kanyakumari in all the language, they blast the breaking news that 1500 years old temple in Tirucherry, that property is called as a Waqf property by Waqf Board of Tamil Nadu. जब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एनओसी लाने के लिए कहा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गोदी मीडिया ने ये झूठ फैला दिया कि 60 साल के बाद अब इन लोगों से कहा जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है. But Waqf never called this as a Waqf property. मगर कभी भी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहा. When JPC meeting held in Madras, OIC Sab was there. People from that village came as a witness. They told in front of JPC that now the problem is rectified by the government of Tamil Nadu. We are selling and we are buying. There is no problem. जब पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी चेन्नई गई थी वहां पर उसी गांव के लोग आकर कमेटी के सामने ये कहा कि अब कोई मसला नहीं है, ये वक्फ की जायदाद नहीं है, रिकॉर्ड्स की गलती थी, वो सही हो चुका है. So without this new law, problem is solved. Then why we should be new law? जब तमिलनाडु की सरकार ने उस मसले को हल कर लिया
तो फिर इस नए कानून की जरूरत क्या थी मोदी हुकूमत को लाने की? The Home Minister of this country, Honorable Amit Shah ji, says that इस मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ये कहती हैं all of a sudden the property value of 8 lakh crore of Waqf property has increased to 12 lakh crore. अमित शाह ये कहते हैं कि वक्फ की जायदाद जो 8 लाख एकड़ थी वो 13 लाख एकड़ में बढ़ चुकी है। बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ नहीं, बैठिए। If any common Hindu brother listen this speech, what he will think? अगर कोई एक आम हिंदू अमित शाह की तकरीर को सुनेगा तो जाहिर है उसके दिलो दिमाग पर एक गलत असर पड़ेगा। Muslims are robbing on the roads, Muslims are robbing on the street, collecting money and they are making all those property. Will he think or not? मुसलमान, एक आम हिंदू ये समझेगा कि मुसलमान चोरी कर रहे हैं, मुसलमान जायदादों को लूट रहे हैं, वो यही समझेगा। By the time I replied, we have our own income tax system, namely God Zakat. Through that money only we are making all these properties, not by anyone's money. हम अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करते हैं, किसी का पैसा लेकर उसको नेक काम नहीं करते। So these are all the perception made by the Hindutva forces before bringing the law that Muslims are unlawfully occupying their Hindus' properties or others' money. हिंदुत्व की ताकतें एक झूठा पैगाम देकर ये कहानी देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं की जायदाद को लूटना चाहते हैं। Even in the JPC, it was not done lawfully, it was done properly. Owaisi Saab explained when he speak. और जॉइंट वर्किंग कमेटी में भी इस तरह की हरकतें की गई थी जहां पर हम तमाम ने मिलकर उसको रोका और उसको एक्सपोज भी किया। Once they made a draft in a joint parliament committee, we have given a dissent and notes. जब उन्होंने जॉइंट वर्किंग कमेटी में अपनी रिपोर्ट बनाई तो जितने नॉन एनडीए के अरकान पार्लियामान के पार्टीज थे उन्होंने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। My senior leader and who was the member in joint parliament committee, Honorable A. Raja, told me that give that job to Owaisi Saab, making the dissent and notes. We will uniformly follow and we will give. जब डिसेंट नोट देने का वक्त आया तो डीएमके के सीनियर एमपी राजा साहब ने अब्दुल्ला साहब से कहा कि हम तमाम लोग डिसेंट रिपोर्ट की लिखने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी को देते हैं और उसी पर हम लोग उसको पेश करेंगे। But when it was put in a parliament, our dissent and note was deleted. जब उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो हमारी डिसेंट नोट के कई पेजेस को रिडैक्ट कर दिया गया, कवर कर दिया गया था। In a Lok Sabha, people like Owaisi Saab and other DMK MPs and other MPs, they were fighting to add the dissent and notes which was deleted. जब लोकसभा में मालूम हुआ कि हमारे डिसेंट नोट्स को कवर कर दिया गया तो हम लोगों ने सब ने मिलकर एहतजाज किया और हमारे एहतजाज के नतीजे में स्पीकर ने हमारी रिपोर्ट्स को जो कवर किया गया था उसको दोबारा उस रिपोर्ट में शामिल किया। In Rajya Sabha, I was alone fighting. राज्यसभा में अब्दुल्ला साहब अकेले इस चीज के लिए लड़ रहे थे। By the time the Minister Honorable Kiran Rijiju told me that it was not deleted, it is completely there. किरण रिजिजू जो वजीर दाखिलती बहबूद है राज्यसभा में कहा कि आपकी रिपोर्ट को डिलीट नहीं किया गया है और जो रिपोर्ट आप दिए थे उसको शामिल किया गया, उन्होंने गलत कहा था। Honorable Finance Minister of this country, Nirmala Sitharaman ji told that Abdullah is lying on the floor. मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कहा कि अब्दुल्ला साहब झूठ कह रहे हैं। The same time in Lok Sabha, when Nirmala Sitharaman was telling that Abdullah is lying, that the dissent note is deleted, the same time in Lok Sabha, Honorable Amit Shah ji told that we don't have any objection to add the deleted part. जिस वक्त निर्मला सीतारामन राज्यसभा में अब्दुल्ला साहब के कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, उसी वक्त लोकसभा में मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह ने यह बयान दिया कि हमको कोई एतराज नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज के डिसेंट नोट को पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाए। So because of his willing only it was deleted. इसी तरह से आप देखते हैं कि एक साजिश के तहत उसको डिलीट करने की कोशिश की गई। So JPC was not functioning independently.
जॉइंट वर्किंग कमेटी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी। This is happening. This is what happening in our country. I am telling you one thing. I want to remember one incident. हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। When I was elected as a member of parliament, I have gone to the parliament. I came to know that parliament starts at 11 o'clock, finish at 1 o'clock for a lunch break. Again it starts at 2 o'clock, may end at any time. Recently it ended at even morning 4:30. जब बजे तक और फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे से दोबारा शुरू होकर कभी रात भर काम करती है। But the first week of my entry on a Friday, parliament was started in 2:30. और जब जुमे का दिन आया तो पार्लियामेंट 2:30 बजे शुरू हुई। So when I asked, they said only because of Muslim members' prayer. Usually Friday it starts at 2:30. जब हमने पूछा कि 2:30 बजे राज्यसभा क्यों शुरू की जा रही है जुमे के दिन, तो बताया गया कि मुस्लिम अराकीन पार्लियामान अपनी जुमे की नमाज अदा कर सकें। Just before 2024 election, one Friday, the chairman of Rajya Sabha announced that today House will start at 2 o'clock on Friday. 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये ऐलान कर दिया गया कि राज्यसभा 2:30 बजे से नहीं 2 बजे शुरू की जाएगी। My floor leader Tiruchi Siva objected and he asked, why all of a sudden you changed the तो डीएमके के Procedure. फ्लोर लीडर ने खड़े होकर इस बात को पूछा कि ये क्यों तरीके टाइम वक्त क्यों बदल दिया गया, जब 2:30 बजे शुरू करते थे अब 2 बजे क्यों शुरू किया जा रहा है। I was also fighting and I told to the chairman that this was happened for Maulana Abul Kalam Azad. अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी एहतजाज किया अपने पार्टी लीडर के साथ कि ये वो इस तरह की 2:30 बजे शुरू करने की एक रिवायत जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने से राज्यसभा में चल रही है जुमे के दिन। Based on the request of then Prime Minister Honorable Nehru, this honor was given to our Maulana Abul Kalam Azad. पंडित नेहरू के जमाने में जो वजीर आजम थे उस जमाने से उन्होंने इसकी शुरुआत की कि जुमे के दिन राज्यसभा 2:30 बजे शुरू होगा। Even after our Maulana Azad died, this procedure has been keeping in commemoration of the sacrifices of Maulana done for this country. मौलाना आजाद के इस दुनिया से चले जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी उनकी शुरू करदा इस रिवायत को उनकी यादगार के तौर पर राज्यसभा को 2:30 बजे शुरू किया जाता था। Only DMK and communist leaders raised this question, but any party सिर्फ डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात का एहतजाज किया कि क्यों 2:30 बजे के बजाय 2 बजे शुरू की जा रही है, राज्यसभा में एहतजाज किया गया था। After some time, I approached opposition leader. I don't want to disclose the name. मैं इसके बाद एक अपोजिशन पार्टी के लीडर से मुलाकात किया, मैं उनका नाम नहीं कहना चाहूंगा। Sir, why you have not spoken? Why you have not registered your thought on that matter? आपने क्यों एहतजाज नहीं किया, आपने क्यों नहीं पूछा कि 2:30 बजे के बजाय 2 बजे राज्यसभा क्यों शुरू हो रही है। He said, Abdullah bhai, we love you, we are with you, we stand with you. But please understand, they have polarized the majority. If we openly support, we may lose our traditional majority votes. एक अब उस अपोजिशन पार्टी लीडर ने उनसे कहा कि अब्दुल्ला भाई, आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, मगर हम आपके साथ खड़े हो जाएं और आपके एहतजाज करें और ये पूछें कि जुमे के दिन राज्यसभा 2:30 बजे के बजाय 2 बजे क्यों शुरू किया जा रहा है, तो माहौल मुल्क में ऐसा है कि पोलराइजेशन हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमको कोई सियासी नुकसान हो। My dear brothers and sisters, please understand, this is the reality of minority community today. मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये है इस मुल्क की तल्ख हकीकत। Leader like M.K. Stalin, very few are openly come forward and support us. इस मुल्क में ऐसे बहुत से कम लीडर हैं स्टालिन की तरह जो खुले तरीके से अक़लियतों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। So keep our unity, others will not speak for us. तो अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और याद रखिए कि कोई दूसरा आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। Go and meet our majority brothers, explain how they made the bad perception on us. आप अपने अक्सरियती तबके के हिंदू भाइयों से मुलाकात करिए और उनको इस गलत फहमी को दूर करिए और बताइए कैसे
इस कानून से नाइंसाफी की जा रही है। This is the only way we can protect ourselves and our work properties. ये एक ही तरीका है जिससे हम अपनी वक्फ की जायदादों को बचा सकते हैं। Before I conclude, I want to tell one Tamil proverb, my mother tongue proverb. मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने से पहले तमिल ज़बान की एक प्रोवर्ब को आपके सामने कहूँगा। Sivan Sottu Kula Nasam. It means Lord Shiva's property, if someone touch Lord Shiva's property, his clan and his heredity will be totally destroyed. तमिलनाडु में कहावत है कि अगर कोई शिवा की जायदाद को लेगा, if someone takes Shiva property, His clan and heredity will be totally destroyed. अगर कोई शिवा भगवान की प्रॉपर्टी को लेगा तो उसकी आल और जायदाद बर्बाद हो जाएगी। My BJP friends may say that we are not taking Shiva's property, we are taking only Allah's property. बीजेपी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम शिवा की प्रॉपर्टी नहीं अल्लाह की जायदाद ले रहे हैं, They may tell we are not taking Lord Shiva's property, we are taking Allah's property. वो ये आपसे कहेंगे कि हम अल्लाह की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लॉर्ड शिवा की प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं। For that, I want to quote two lines from old Tamil literature. मैं इस मौके पर तमिलनाडु की एक हजारों साला लिटरेचर की 2 लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। Tennadudaya Sivane Potri means Lord Shiva of South, especially Tamil Nadu. Lord Shiva of South. This is the first line. लॉर्ड शिवा ऑफ द साउथ, लॉर्ड शिवा जुनूबी हिंद में यह कहा जाता है। Hail Lord Shiva of South, Tamil Nadu. लॉर्ड शिवा की तारीफ होती है जुनूबी हिंद में। எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி. Hail God of rest of the part of the country. Yeah, I'll tell you. A person who is calling as a Shiva in Tamil Nadu South is called as a God in other part of the world. जो तमिलनाडु में शिवा को मानते हैं वो पूरी दुनिया में उसको लॉर्ड या खुदा मानते हैं। He is called as Allah in Arabia. ही इज नोन एज, उसको अरब की दुनिया में अल्लाह कहते हैं। He is known as a Lord in Europe. उसको यूरोप में किसी और नाम से, गॉड के नाम से पुकारा जाता है। So that name may be different. The God is the same. नाम मुख्तलिफ हो सकता है मगर परवरदिगार तो एक ही है। So you touch our property, your heredity, and you will be destroyed. You will be destroyed. You will be destroyed. Thank you. Assalam. तुम अगर जायदादों को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी आल और तुम बर्बाद और राख होकर रह जाओगे।